आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बोलेंगे सर आज़ादी कहाँ से आके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? अबे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घूम के आओ, बहुत बढ़िया है। अभी तो जरूर जाओ क्योंकि चाइना में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है और आज आखिरी दिन है हमारी फ्रीडम सेल की। साल की सबसे बड़ी सेल है, 30% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। तो कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा देखो, चाइना की बैंड बजी हुई है। अभी रेड अलर्ट चाइना में जारी हुआ है। चाइना में मतलब चाइना के एक प्रोविंस जियांगजी में, है ना, वैसे ठीक है, यहाँ पे एक लेक है, वो पूरी की पूरी सूख गई है। इस पूरे के पूरे एरिया में ड्रॉट आया हुआ है। जो बारिश है वो 60% लेस हुई है, जिसकी वजह से भयानक वाटर शॉर्टेज हुई है। 20 मीटर से जो वाटर लेवल है वो सीधा 7 मीटर पे आ गया है। और इस समय यही बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को भयानक संकट है क्योंकि ड्रॉट की कंडीशन चाइना में, मतलब इधर जियांगजी प्रोविंस में। वैसे आपको बता दूं, मुझे आई एम सॉरी, मुझे चाइना का मैप लगाना चाहिए था बट मैं नहीं लगा पाया। चलो कोई बात नहीं। जैसे ये पूरा का पूरा चाइना है ना, ठीक है, देखो मैप ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ वाला जो एरिया है ये 90% है चाइना का, और यहाँ पे खाली 10% पॉपुलेशन रहती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन उनके नीचे साइड में रहती है, ठीक है, चाइना के नीचे साइड में। तो अब जियांगजी प्रोविंस क्यों फेमस है भैया? देखो, याद करो वो दिन खेलते दे जब हम संग। तो याद करो, जब चाइना में 1911 में जिनहाई रेवोल्यूशन आया। चाइना की हिस्ट्री देखे, चलो देखते हैं थोड़ा सा चाइना का प्यारा सा नन्ना मुन्ना इतिहास। देखो, चाइना का इतिहास वो बहुत लंबा है। चाइना में बहुत सारी डायनेस्टीज रही, बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज रही। लेकिन फिर एक टाइम पे जब चिन डायनेस्टी थी तो बैंड बजनी शुरू हो गई चाइना की। वो डायनेस्टी बहुत ही वीक थी। 1800 से लेकर 1900 का जो चाइना का पीरियड है वो ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड बोला जाता है। जापान ने बांट लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, हर कोई यहाँ पे आ गया। ओपीएम वॉर्स लड़े गए, इनको ड्रग्स की आदत दिला दी, सब कुछ चाइना को बर्बाद कर दिया एक तरीके से। तो 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आया जिसको जिनहाई रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो सन यात सेन लेके आए। सन यात सेन बहुत ही जबरदस्त क्रांतिकारी। सन यात सेन के प्रोडिजी थे चियांग काइशक आए दोनों। तो ये दोनों आए और इनके जो प्रिंसिपल थे सन यात सेन के कि सबसे पहले तो सोशलिज्म आना चाहिए और देन डेमोक्रेसी आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद चाइना को एक पावर बनाओ, सुपर पावर बनाओ, चाइना के जो शहर उनको आजाद करो, चाइना को एक करो। तो इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो मुहिम चलाई और कुओमिंटांग पार्टी बनाई। अब उसके बाद 1921 में ही हम ये देखते हैं कि इधर कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में बनकर माओ जेडोंग आ गए। तो शुरुआत में माओ जेडोंग और ये दोनों कुओमिंटांग पार्टी आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन बाद में दोनों ने हाथ मिलाया। अच्छा, जब चियांग काइशक के पास सत्ता आई तो चियांग काइशक ने एक साइड से शुरू किया और जितने भी उस समय चाइना में डिवाइड था, चाइना में बहुत सारे गुंडे थे, तो सबको हटा दिया। जितने भी वॉरलॉर्ड्स थे सबको खत्म करके चाइना को एक किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कम्युनिस्टों के ऊपर युद्ध छेड़ दिया कि जहां पे कम्युनिस्ट मिले मारो उनको। तो फिर उस समय माओ जेडोंग 1930s में माओ जेडोंग सबको, जितने भी कम्युनिस्ट थे, जितने भी, क्योंकि गांव में जितना सपोर्ट था ना कम्युनिस्टों को था, वो उनकी बात करते थे माओ जेडोंग, तो उनको लेके पूरा शुरू किया एक बहुत ही लंबा एक्सपेडिशन। हजारों किलोमीटर की यात्रा की और जियांगजी की पहाड़ियों पे गई है, वहां पे इन्होंने शरण ली। तो इसी को लॉन्ग मार्च बोला जाता है। ये असंभव मार्च था, लेकिन बचते बचाते हुए बहुत ही डिफिकल्ट टरेंट। इसीलिए आज देखेंगे ना, चाइना की जितनी भी सैटेलाइट, जितने भी रॉकेट, सबको लॉन्ग मार्च नाम दिया जाता है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल था। और 1949 में 1949 में हम ये देखते हैं कि चाइना में कम्युनिज्म आ गया। तो जो जियांगजी की पहाड़ी है ना, वही वाला जियांगजी प्रोविंस है और यहां पे ही लेक है। अच्छा, चाइना में ड्रॉट आ गया। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए, वैसे तो रेड अलर्ट यहां पे है, लेकिन अनऑफिशियली पूरे चाइना में रेड अलर्ट है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, इस समय चाइना, मेड इन चाइना जैसा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि चाइना इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ठीक है। चाइना डिफ्लेशन में है। अभी डिफ्लेशन क्या होता है? मैंने रियल एस्टेट क्राइसिस आपको पहले ही बताई थी और चाइना की अर्थव्यवस्था पे भी काफी लेक्चर मैंने तो नहीं लिए, बाकी बहुत लोगों ने लिया, बट चलिए मैं आपको भी अर्थव्यवस्था जो है वो बता देता हूं। तो जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन बहुत डेंजरस होता है। इन्फ्लेशन ठीक है बेटा, महंगाई को कंट्रोल में कर लोगे, लेकिन डिफ्लेशन आया तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। डिफ्लेशन मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज तुमको 100 रुपए की मिल रही है और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। अब वो चीज तुमको 80 रुपए में मिलेगी,
यानी कि क्या प्राइस घट गए। ये कब होता है? जब डिमांड नहीं रहती। अब जैसे चाइना का रियल एस्टेट, भाई देखो चाइना में जो परचेजिंग पीएमआई होता है वो नेगेटिव में है। चाइना के एक्सपोर्ट्स में बहुत गिरावट आई है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में चाइना के, यानी कि सामान पूरी दुनिया में कोई इतना खरीद नहीं रहा है, इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। चाइना का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें गिरावट आई है। चाइना का जो परचेजिंग, यहां पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है पीपीआई, ठीक है, उसमें गिरावट आई है, वो नेगेटिव में गया है। दोनों पहली बार कंज्यूमर प्राइस, परचेजिंग, प्रोड्यूसर प्राइस दोनों नेगेटिव में गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग भी कंज्यूम कम कर रहे हैं और इधर प्रोड्यूसर कंज्यूम, यानी कि इसका मतलब है डिफ्लेशन आ गया भाई चाइना में। और डिफ्लेशन का मतलब समझ रहे हो? डिफ्लेशन का मतलब होता है, देखो हमारे लिए तो बढ़िया है, चलो चाइना चाइना चलते हैं, मजा आएगी। चाइना में भयानक बेरोजगारी है, 10 में से 6 इंसान बेरोजगार है। 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं, युवा हैं, वो मतलब 10 में से 4 लोग बेरोजगार है चाइना में, और 1 करोड़ के करीब है बेरोजगारी लेवल, 1 करोड़ 30 लाख के करीब पहुंच गया है। रियल एस्टेट सेक्टर चाइना का बर्बाद होने के कगार पे है। कोई मकान नहीं खरीद रहा, मकान बन के खड़े हुए हैं। अब ये सब पूरा फ्यूचरिस्टिक है भाई। कोविड आया, चाइना को लगा कोविड आएगा, लोग आएंगे भर भर के, हम उनको मोमोज खिलाएंगे, चाउमीन खिलाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं खिलाया। उन्होंने कहा कि हम घर में मोमोज बना लेंगे, हमको नहीं खाने हैं। तो यहाँ पे जो घर बन के रेडी हुए, स्टॉक बहुत सारा रेडी था, किसी ने खरीदा ही नहीं। लोग डर गए कोविड के बाद से कि भाई पैसे जमा करो। अब भाई रियल एस्टेट कंपनीज कैसे चलती है? वो कर्ज ले लेती है, इधर आओ, तुमको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मेरे में कर दो, रियल एस्टेट सेक्टर में कर दो, तुमको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। लेकिन दोस्तों जब कोई पैसा ही नहीं, जब कोई मकान ही नहीं खरीद रहा है तो रिटर्न कहां से देंगे? तो रिटर्न आया ही नहीं, रिटर्न आ ही नहीं रहा है। तो रियल एस्टेट, वहां की जो एवरग्रांड सबसे बड़ी कंपनी है चाइना की, वो डूब गई, डूबने के कगार पे, दिवालिया होने के कगार पे। तो ना बैंक, और भाई देखो रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा बैंक को फायदा होता है, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा होम लोन से कमाता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन जो आपकी किस्त जाती है, आप एक 50 लाख का लोन लेते हो 20 साल के लिए, जिसकी किस्त लगभग 50,000 रुपए आती है ना, आज के इंटरेस्ट रेट से बोल रहा हूं, ठीक है, महीना। अब ये जब आप 20 साल बाद लोन खत्म करोगे तो ये 50 लाख का आपको 1 करोड़ 30 या 1 करोड़ 20 लाख के करीब मकान पड़ेगा। यानी कि आपने 50-50 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं इंटरेस्ट के तौर पे। तो आप ये समझो कि जो चाइना है, ठीक है, मतलब जो बैंक, वो सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाता है? होम लोन से कमाता है। लेकिन चाइना में तो कोई मकान ही नहीं खरीदा तो लोन काहे लेगा? तो बैंक की भी हालत खराब, दो तरफा मार पड़ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर चाइना की इकोनॉमी का 30% है, वो नीचे जा रहा है बहुत तेजी से। अब डिफ्लेशन पे आ जाओ। अब डिफ्लेशन प्रॉब्लम ये है कि चाइना में कोई खरीदा नहीं रहा है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, तो लोगों के पास पैसा है नहीं। अब आप बोलेंगे सर डिफ्लेशन तो अच्छी बात है भाई, अगर कोई चीज 100 रुपए में है, 100 रुपए की 120 रुपए में है, यानी कि 20% इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। अब जैसे भारत में अभी इन्फ्लेशन 5% के आसपास है, अभी 8% पहुंच गया था, कंज्यूमर प्राइस तो बहुत ऊपर चला गया था, 13% चला गया था, ठीक है, होलसेल प्राइस, सॉरी, ठीक है, WPI। लेकिन यहां पे चाइना में, मतलब चाइना में जैसे अब इन्फ्लेशन होता है, जैसे 100 रुपए की चीज जो है वो 107 वाट की मिले तो 7% 6% इन्फ्लेशन। भारत में भी 100 रुपए की चीज 105 रुपए की मिल रही है, क्योंकि 5% इन्फ्लेशन है। चाइना में क्या है, 100 रुपए की चीज 90 या 80 रुपए में मिल रही है। चाइना में डिफ्लेशन आ गया है। अब ये डिफ्लेशन बहुत डेंजरस क्यों है? क्योंकि इससे जिंदगी, इससे इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। कैसे बर्बाद हो सकती है? देखो, कोई चीज महंगी मिल रही है तो ठीक है, इकोनॉमी चल रही है, लेकिन कोई चीज सस्ती मिल रही है हमारे लिए तो अच्छा है। अब आप फर्ज करके देखो, मान लो 10 लाख की टाटा की कोई गाड़ी है, नेक्सॉन, मान लो आपने टाटा की नेक्सॉन है। अब भारत में डिफ्लेशन आ गया और ये गाड़ी होगी 8 लाख की। अब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ओके काम करते हैं। डिफ्लेशन मतलब क्यों आता है? क्योंकि आप ले नहीं रहे हो। भाई देखो, मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, अगर जनता खरीद नहीं रही है तो मैं प्राइस कम करूंगा, क्योंकि भाई जनता ले तो मुझे तो अपना प्रॉफिट निकालना है। तो जब डिमांड नहीं है, डिमांड टूटती है, तो प्राइस कम हो जाते हैं। अब 8 लाख की गाड़ी, अब आप क्या बोलेंगे? इसको और कम होने दो। अरे लल्ला, पूरा परिवार घूमेगा नेक्सॉन में, हर कमरे में हर किसी को नेक्सॉन दिला देंगे, टेंशन ना लो, 1 लाख की बिकेगी अभी। अब इससे होगा क्या? मान लो ये 1 लाख पे आ गई, ऐसा होता नहीं है, बट मान लो अगर 1 लाख पे आ गई तब भी कोई नहीं खरीद रहा, तो इससे होगा क्या? टाटा बोलेंगे भाई अब हम गाड़ी नहीं बनाएंगे, बाहर में जाए, क्योंकि हमको नुकसान हो रहा है। तो इंसान बिजनेस को बंद करने लगेगा, और जब बिजनेस बंद हो जाएंगे तो भयानक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, जीडीपी टूटेगी। ये चाइना में चल रहा है। तो इसीलिए डिफ्लेशन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, सबसे खतरनाक होता है। डिफ्लेशन ना है, कुछ भी आ जाए। तो चाइना के ये हालात है। तो अनऑफिशियल रेड अलर्ट है, ऑफिशियल रेड अलर्ट ड्रॉट। अच्छा, ड्रॉट भी अब चाइना में, मतलब चारों, मतलब आप समझिए कि सब
तरफ से मार हो रही है। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से आता है, तो चाइना में समय बहुत बुरा वक्त है, ड्रॉट भी आ गया है, तो जियांगजी में रेड अलर्ट है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आज लास्ट डे है सेल का। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।